नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मदन साहित्य संगम मधु पॉडकास्ट चैनल पर अपने तमाम श्रोताओं का, दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है पिलूरे और जिसको लिखा है बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रामकुमार अत्रे जी ने। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। मैं पेट भर खाना खा चुका तो रणधीर सिंह ने चीनी मिली बढ़िया सौंफ की प्लेट मेरे सामने रखते हुए कहा, गुरुजी, आप चाहें तो पिलूरों का स्वाद भी चख सकते हैं। यह बात कहते हुए रणधीर सिंह एक बार हिचकिचाया था। मैंने जब दृष्टि उठाकर उसके चेहरे की ओर देखा तो उसने कुछ लजाते हुए अपनी गर्दन नीची कर ली, लेकिन मेरी आंखों की पकड़ से उसकी आंखों से छलकी एक विशेष प्रकार की शरारतपूर्ण चमक नहीं बच पाई। मन में प्रश्न उठा, रणधीर की जुबान की हिचकिचाहट और आंखों की विशेष चमक का अर्थ क्या हो सकता है? परंतु किसी तर्क संगत उत्तर तक न पहुंच पाने की उलझन से स्वयं को मुक्त करते हुए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक चम्मच सौंफ और चीनी का मिश्रण अपनी हथेली पर रखते हुए उससे पूछा, रणधीर, क्या इन ढाबों पर सौंफ तथा चीनी के मिश्रण को पिलूरे कहा जाता है? मेरा प्रश्न सुनकर रणधीर ठठाकर हंस पड़ा। ढाबे से बाहर बेंचों तथा चारपाइयों पर बैठकर भोजन करते ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री अचकचाकर रणधीर सिंह की ओर देखने लगे। उसकी हंसी की खनक ने उन्हें बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। मैं भी किसी मूर्ख की तरह मुंह बाए रणधीर को हंसते हुए देख रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से वह अपनी हंसी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। आप बहुत भोले हैं मास्टर जी, सचमुच बहुत भोले। जब हमें पढ़ाते थे तब भी भोले ही थे और रिटायरमेंट के बाद भी वैसे ही हैं। तभी तो बचपन में हम लोगों ने आपका नाम भोले राज रख लिया था। पिलूरे एक स्वादिष्ट चीज का नाम है। बहुत से धनी और अफसर लोग भी शहरों से इन ढाबों पर पिलूरों का स्वाद चखने के लिए ही यहां खाना खाने आते हैं। बढ़िया और स्वादिष्ट भोजन की कमी तो उनके यहां भी नहीं होती। मैं तो समझता था कि आप एक अच्छे लेखक होने के नाते पिलूरों के बारे में अवश्य ही जानते होंगे। रणधीर ने अपनी हंसी पर नियंत्रण पाते हुए कहा, तो क्या चीज होती है वह? कोई फल या मिठाई? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं भाई। शायद ढाबों पर भोजन करने वाले इस विषय में जानते हों। मैं तो आज पहली बार शहर से दूर जीटी रोड पर खेतों में बने किसी ढाबे पर भोजन कर रहा हूं ना। मैं वास्तव में पिलूरे शब्द का अर्थ समझ नहीं पा रहा था। ऐसा कोई शब्द हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी या किसी स्थानीय बोली का मेरे सुनने पढ़ने में नहीं आया था। आप इसे फल ही समझ लीजिए, अमर फल की तरह। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं जरा नौकरों को कुछ हिदायत दे आऊं। बस उसके बाद तुरंत एक मनचाहा पिलूरा आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। वैसे मैं जानता हूं कि आप उसका स्वाद नहीं चख पाएंगे। रणधीर ने फिर से हंसते हुए कहा, अमर फल का नाम सुनकर मुझे श्रृंगार शतक के रचयिता राजा भर्तृहरि की कहानी याद आ गई थी। इस अमर फल के चक्कर में पड़कर वे सन्यासी बनकर वैराग्य शतक लिखने के लिए मजबूर हो गए थे। बचपन से सुनी बहुत सी दूसरी लोक कथाओं में भी
मैं अमर फल के बारे में सुन चुका था। आज रणधीर उसी अमर फल का स्वाद मुझे चखाने वाला है, इस बात को जानकर मैं रोमांचित हो उठा। रणधीर मेरा शिष्य था। 6ठी से 10वीं तक वह मेरे ही स्कूल में पढ़ा था। मेरे प्रिय शिष्यों में से एक था वह। 7वीं कक्षा में वह अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक की कड़ी मार खाकर स्कूल से भाग गया था। स्कूल में से उसका नाम भी कट गया था। परंतु मैंने उसे समझाया बुझाया तो फिर से स्कूल आने लगा था। छुट्टी के बाद वह मेरे कमरे पर आ जाता और मैं उसे पढ़ा देता। बदले में मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया, किसी से भी नहीं लिया। उससे क्या लेता? बहुत अच्छे अंक लेकर पास हुआ था वह मैट्रिक की परीक्षा में। बाद में किसी रिश्तेदार के साथ वह इस ढाबे पर काम करने लगा था। रिश्तेदार को किसी पढ़े लिखे ईमानदार युवक की तलाश थी, सो उसे रणधीर मिल गया। ढाबे पर काम शुरू करने से पहले भी उसने मुझसे सलाह ली थी। बाद में उस रिश्तेदार के अचानक चल बसने पर रणधीर ही उस ढाबे का मालिक बन गया था। जब भी वह गांव आता मुझसे एक बार ढाबे पर पधारने की प्रार्थना जरूर करता। मैं हर बार समय मिलने पर आने की बात कहकर टाल देता। फिर रिटायरमेंट पर गांव वालों ने मुझे सम्मानित करने के लिए एक अच्छा सा समारोह किया था। उसमें रणधीर भी आया था। लौटते वक्त वह मुझसे ढाबे पर एक रात बिताने का वायदा लेकर ही गया था। ढाबा पिपली और तरावड़ी कस्बे के बीच में कहीं खेतों में था। मेरी एक रिश्तेदारी उधर के एक गांव में थी, वहां मुझे अचानक जाना पड़ गया। इस बहाने अपना वायदा पूरा करने के लिए आज की रात मैं यहां आ गया था। रणधीर अपने नौकरों को हिदायत देकर मेरे पास आया और मुझे ढाबे से थोड़ी दूर बने 3-4 कमरों में से एक में ले गया। वहां एक साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था। मैं बिस्तर पर लेट तो गया, पर पिलूरों वाली बात अब भी दिमाग में हलचल मचाए हुए थी। इसीलिए पूछ लिया, दिखाओ तो पिलूरा कैसा अमरफल होता है। रणधीर मेरी बात सुनकर गंभीर हो उठा। उसने मेरे पांव छूकर कहा, गुरुजी माफ करना, मैंने आपके साथ मजाक किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूं। आपकी जगह कोई और होता तो कोई बात नहीं थी, वह तो पिलूरों का स्वाद भी चख लेता। लेकिन आप ठहरे एक लेखक, और लेखक भी चरित्रवान। आपको शायद इस विषय में कोई कहानी लिखने का मसाला मिल जाए, इसलिए मैं आपको पिलूरों से परिचित कराना चाहता था। पर मुझे मजाक नहीं करना चाहिए था। रणधीर के स्वर में पश्चाताप की भावना थी। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि उसे जो भी कहना हो निसंकोच कहे, मैं नाराज नहीं होऊंगा। उसने मुंह दूसरी ओर कर लिया, फिर कुछ झिझक के साथ कहा, ढाबे वालों की बोली में पिलूरों का मतलब होता है जवान और सुंदर लड़की। सुंदर जवान लड़की? मैं चौंक कर बिस्तर पर उठ बैठा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम दलाली करते हो, चकला चलाते हो? चाहकर भी मैं अपने स्वर की कठोरता को नहीं दबा पाया था। रणधीर एकदम से मुड़ा और मेरे पांव पकड़कर बोला, गुरुजी, आप चाहे जो चाहे कह लें। जिस तरह बचपन में मुझे पीटा करते थे, अब भी पीट लें। बात दरअसल यह है कि जीटी रोड के साथ जितने भी बड़े ढाबे हैं और शहरों से दूर खेतों में हैं, वहां आमतौर पर धंधा कराने के लिए लड़कियां रखी जाती हैं। जितना बड़ा ढाबा होगा उतनी ही ज्यादा वहां लड़कियां होंगी। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं साफ साफ। ये लड़कियां बांग्लादेश, नेपाल तथा हिमाचल प्रदेश से यहां लाई जाती हैं। इन्हें एजेंट यहां लाता है। लाने से पहले इनकी तनख्वाह की खोल होती है।
ट्रकों के ड्राइवर तथा मौज मस्ती का आनंद लेने वाले धनी यात्री यहां आते हैं, रात में 2-4 घंटे यहां रुकते हैं, मौज मस्ती करके आगे बढ़ जाते हैं। एक लड़की एक रात में कभी 1 तो कभी 2 ग्राहकों को निपटा देती है। कुछ पल रुक कर उसने आगे कहा, लड़कियों के सहारे ढाबा भी खूब चलता है, खूब कमाई होती है, पुलिस का महीना बंधा होता है, कोई खतरा नहीं होता। वैसे भी एजेंट जब लड़कियों को छोड़ने आता है तो हमारे ढाबे के कर्मचारियों के साथ इनके विवाह के नकली कागज तैयार करवा के साथ रहता है। 2 या 3 महीने के बाद ये लड़कियां चली जाएंगी, नई आ जाएंगी। मेरे रिश्तेदारों ने यह काम शुरू किया था, उसके बाद से अब तक चल रहा है। परंतु मुझसे कसम ले लें आप, मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छुआ। उन्हें पूरे पैसे देता हूं, कोई तकलीफ नहीं आने देता। मेरे पास 3 लड़कियां हैं। आप यदि चाहें तो इन तीनों में से किसी एक को आपके पास भेज दूं। अपने अनुभव के लिए जो भी बात आप पूछना चाहें उससे पूछ लें। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे कोई लड़की भेज देने को कह दिया। साथ ही यह हिदायत भी दे दी कि वह मेरे बारे में कुछ ना बताए, नहीं तो उसके व्यवहार में एक प्रकार का नकलीपन आ जाएगा और जो भी मैं पूछना चाहूंगा वह सही जवाब नहीं देगी। थोड़ी देर बाद उसी कमरे में एक लड़की मेरे पास आ गई। मुझे देखते ही वह मुस्कुराई। सोचा होगा कि कोई अय्यास बूढ़ा आदमी मौज मस्ती के लिए यहां आया है। मैं चुप रहा, वह भी चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसकी तरफ देखता रहा। लड़की सुंदर थी, जवान थी। उसके नाक नक्श बतला रहे थे कि वह कोई हिमाचली कन्या है। मेरी चुप्पी उससे सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह अपनी जगह पर बैठी हुई बेचैनी से कसमसा रही थी। कमरे में पसरे सन्नाटे को उसने एक झटके से तोड़ते हुए बिना किसी लाज के कहा, कहिए कपड़े उतारूं या पहले कोई गीत सुनना चाहेंगे? किस तरह के गीत सुना सकती हो तुम? उसकी कपड़े उतारने की बात को अनसुना करते हुए मैंने पूछा। जिस तरह के आप सुनना चाहेंगे सुना दूंगी। फिल्मी, लोकगीत या फिर कहो तो नंगे गीत सुना दूं। नंगे गीत? गीत भी नंगे होते हैं क्या? होते हैं। हवस के सताए बूढ़े आदमी जवान औरत के सामने खुद को जिंदा साबित करने के लिए ऐसे गीत सुना करते हैं। ऐसा कहकर उसने पहले मुंह बिचकाया और फिर फिस से हंस पड़ी। लगा कि चोट मुझ पर ही की जा रही है। फिर भी मुझे अवसर मिल गया था उसके भीतर झांकने का। मैंने स्वर में अपनत्व भरते हुए कहा, तुम्हें यह सब अच्छा लगता है? मेरी आंखें सीधे उसकी आंखों की तलाशी लेने पर उतारू थी। मेरा प्रश्न सुनकर एक बार पल भर के लिए उसके चेहरे पर काली मासी छा गई, परंतु उसी पल एक बनावटी हंसी हंसते हुए उसने उस काली मां को कहीं छिपने को विवश कर दिया और बोली, क्या आपको भी यह सब अच्छा लगता है? वह अब गंभीर थी। उसकी आंखें तीर की तरह मेरी आंखों में घुसी चली आ रही थी। मैं उसके शब्दों का अर्थ समझ गया था। मैंने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाते हुए कहा, मैं लेखक हूं। लिखने के लिए दूसरों का दर्द जानना ही पड़ता है, नहीं तो लिखूंगा कैसे? अच्छा, तो जनाब लेखक हैं और मुझ पर कहानी लिखना चाहते हैं, क्यों? उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। मैं समझ गया था कि लड़की बुद्धिमान तो है ही, शिक्षित भी है, चाहे उसके पास कोई उपाधि ना हो। कहानी सिर्फ तुम पर नहीं, तुम जैसियों पर लिखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी औरत अपना शरीर बेचकर खुश नहीं हो सकती। उसकी मजबूरियां ही उसे उस धंधे में धकेलती हैं।
तुम बतलाओ, तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुम इस धंधे में आ पड़ी? तुम चाहोगी तो तुम्हारी सहायता करके मुझे खुशी होगी। सुनो, यदि तुम्हें खरीदा गया हो तो तुम्हारी रकम चुकाने में सहायता कर सकता हूं। यदि तुम्हें जबरदस्ती उठाकर लाया गया हो तो तुम्हारे घर पहुंचा सकता हूं। और यदि तुम किसी से शादी करना चाहो तो इस विषय में भी तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने एकदम से भावुक होते हुए कहा था। हम में से हर किसी के भीतर एक दानी और उदार व्यक्ति छिपा बैठा होता है, जो मौका मिलते ही थोड़ी देर के लिए उछलकर बाहर आ जाता है और किसी असहाय अथवा अबला की सहायता करके पुण्य को आतुर हो उठता है। शायद यही सब मेरे साथ हुआ था। आप सचमुच में ही मेरी सहायता करना चाहते हैं? हाँ हाँ, एक बार तुम कहकर तो देखो। जैसा कहोगी वैसा करूंगा। ऐसा कहते हुए मन ही मन सोचा था कि 5-7 हजार रुपए यदि खर्च भी करने पड़ गए तो भी कोई बात नहीं। जिंदगी में एक बढ़िया काम करने का सुख तो मिलेगा ही, साथ में पुण्य भी मिलेगा। आपका कोई जवान बेटा है? हाँ है, मैंने खुश होते हुए कहा। तो मेरी शादी उससे करवा दीजिए। बिना किसी झिझक के उसने कहा। मैं जैसे आसमान से गिरा। किसी तरह पूछा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं चाहकर भी अपने स्वर की कड़वाहट को दबा नहीं पाया। वही मतलब है जो कि आप समझ रहे हैं। छोड़िए, बेटे से नहीं करना चाहते तो मैं आपसे भी शादी करने को तैयार हूं। कहिए, आप करेंगे ना मुझसे शादी? जो काम आप मेरे पास यहां करने आए हैं, घर पर मनमर्जी से किया करना। क्यों, ठीक है ना? तुम मेरा अपमान कर रही हो। मैं चिल्लाया। चिल्लाइए मत बाबूजी, मैंने गलत नहीं कहा है। पुण्य लूटने के लिए त्याग की जरूरत पड़ती है। जुबान से तो कोई भी पुण्य लूट सकता है, लेकिन त्याग करना सबके बस की बात नहीं होती। जोर पड़ता है ना। एक बात और सुन लो बाबूजी, देह बेचती हैं रंडियां। मैं तो नौकरी कर रही हूं, नौकरी। इस नौकरी से मेरे मां बाप, भाई बहनों का पेट भरता है। नौकरी नौकरी होती है, उसमें अच्छी या बुरी लगने का सवाल नहीं होता। 3 महीनों के लिए यहां आई हूं, 15,000 रुपए लेकर चली जाऊंगी। आपने भी जरूर नौकरी की होगी, क्यों? और हां, आप एक भले आदमी हैं। जाइए, ढाबे के मालिक से अपने पैसे वापस ले लीजिए। आपसे कुछ नहीं होने का। कहो तो मैं आपकी सिफारिश कर दूंगी। ऐसा कहते हुए वह उठ खड़ी हुई और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। कहानी समाप्त हुई दोस्तों। ये थी वरिष्ठ साहित्यकार रामकुमार आत्रेय जी द्वारा रचित पिलूरे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन।